नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, और हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, और स्वागत है आपका ओंकार जी, वीरेंद्र जी। बस आरंभ करने से पूर्व एक बार अनुरोध है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और साथ में जो हमारा मर्चेंडाइज स्टोर है अपना, वहाँ अवश्य जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके। तो ओंकार जी से आरंभ करता हूँ साहब। तो ये महाराष्ट्र की घटना का पटाक्षेप थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? और कितना लंबा खिंचवाना चाहते थे संजय जी? 23 तारीख को रिजल्ट आ गए थे। एकनाथ शिंदे बहुत घूम लिए, जितना वो घूम सकते थे, जितना लिंगर ऑन कर सकते थे, जितना मान मनोबल करवा सकते थे। वो एक पुराना गाना है, वो तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, जिंदगी का मजा कुछ और भी आता है। तो ये सब मान मनोबल और ये सब कब तक चलता रहेगा? 2 बार तो देवेंद्र फडणवीस भी हो आए उनके यहाँ, 2 बार गिरीश महाजन हो आए। पर्दे के पीछे से और भी कवायदें चल ही रही होंगी। पर मुझे लगता है कि देर से सही पर उनकी समझ में आ गया होगा कि भाई जो वो चाहते हैं वो तो नहीं हो पा रहा है। पहले तो वो मुख्यमंत्री ही बनना चाहते थे। अब इसकी कोई पुष्टि नहीं करेगा, खंडन भी नहीं करेगा, लेकिन खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि 29 नवंबर को जब अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से पहले आधा घंटा अलग से उनकी मुलाकात हुई थी। उस आधा घंटा में उन्होंने अमित शाह से कहा था कि 6 महीने के लिए तो शुरू में मुझे मुख्यमंत्री बना ही दीजिए, बाद में फडणवीस जी को ले आइए। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ऐसी कोई रवायत नहीं है, ऐसा होता नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी से लेकर के, और वैसे भी बहुत ही गलत इसके मैसेज जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। तो एक झटका तो इनको वहीं लग गया था। और जब ये होम मिनिस्ट्री और तमाम दूसरी चीज़ों पर इनकी सुई अटक रही थी, तो भी इनको इंडिकेशन दे दिए गए थे। भाई उप मुख्यमंत्री रहते हुए ही देवेंद्र फडणवीस ने होम मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी थी। तब भी होम मिनिस्ट्री जो है वो बीजेपी के पास ही थी। तो बीजेपी किसी हालत में होम मिनिस्ट्री को शेयर नहीं करेगी, किसी को दूसरे को नहीं देगी। और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल ही नहीं देगी। महाराष्ट्र में तो जो खेल हुए हैं होम मिनिस्टर रहते हुए अनिल देशमुख के समय, शरद पवार के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में, ना सचिन वाजे को कोई भूला, ना एंटीलिया को, ना स्कॉर्पियो को, ना जिलेटिन की छड़ों को, और ना सीट पर पड़े हुए लेटर को, धमकी को, जिसमें बताते हैं कि 5,000 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी अडानी अंबानी दंपत्ति से। और वो भी सारी चीजें कौन भूलेगा कि सचिन वाजे को एक बड़ा टास्क दिया गया था। तो वैसा खतरा ये लोग नहीं लेंगे। बहरहाल वो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो हुआ है। लेकिन अब मिनिस्ट्री तय नहीं हो पाई। आज तो केवल 3 ही शपथ हुई। अभी मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री तय होने में समय लगेगा, जब तक कि कैबिनेट का पूरा विस्तार ना हो जाए और सब शपथ ना ले ले, तीनों दलों के जितने लोगों को भी शपथ ग्रहण करनी है, तब तक डिटेल्ड तो अभी नहीं आएंगे मिनिस्ट्रीज के। हालांकि एक रास्ता ये होता है कि भाई जिस दल को जो जो मिनिस्ट्री जानी है, उनके उप मुख्यमंत्री के नाम के आगे वो लिख दीजिए और उसकी अधिसूचना जारी करवा दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे फूंक फूंक करके, समझदारी के साथ, संयम के साथ, विवेक के साथ, बहुत संतुलित स्वभाव से और धैर्य का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आगे बढ़ता है हर मामले में, वैसा ही महाराष्ट्र के मामले में भी करेंगे। जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे रायता बेकार में बिखर जाए और फिर मिनिस्ट्रीज को लेकर के ही हल्ले गुल्ले शुरू हो जाएं, बयानबाजी शुरू हो जाए। और इसमें शिवसेना में तो कई लोग हैं, दीपक केसरकर से लेकर के संजय सिरसाट तक, कई लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा एक खिलाड़ी की तरह जो है भूमिका निभाते रहते हैं।
जो एकनाथ शिंदे खुद नहीं कहते, वो कैमरों के सामने या ऑफ द रिकॉर्ड जो है मीडिया के जरिए चीजों को फैलाते रहते हैं। तो इसलिए भी ज्यादा सावधानी की जरूरत है, और सब्र का फल मीठा होता है, ये तो हमने कई बार देखा है। बीजेपी जो लीडरशिप है, कम से कम वो जल्दबाजी में कोई काम करती नहीं है। वीरेंद्र जी, मेरे को एक बात कंफर्म नहीं हो पाई कि आज की शपथ ग्रहण में कांग्रेस के लोग और बाकी जो एमवीए के लोग थे वो सम्मिलित थे कि नहीं थे? उद्धव ठाकरे तो नहीं थे। नहीं गए, नहीं गए। मैं तो कल केवल कांग्रेस के प्रवक्ता को ये कहते हुए सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एनाकोंडा है और ये सारे छोटे छोटे दलों को ये खा जाएगी और ये कोई बचेगा नहीं। और जो बीजेपी का और एक अंग्रेजी के बड़े चैनल पे डिबेट चल रही थी और जो आपके मित्र हैं अमेरिका में जहाज साहब, उनके छोटे भाई हैं जो कांग्रेस से सस्पेंडेड प्रवक्ता माने जाते हैं, वो ये कह रहे थे बात ये, and the BJP spokesman was very elated and elevated. She was taking it as a compliment. मैं तो केवल ये बात देख रहा हूँ कि जो लेफ्ट के जो कॉलमिस्ट हैं, जो पूरा जीवन जिन्होंने बीजेपी का विरोध करने में पूरा बिता दिया, अब वो कह रहे हैं कि यदि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव एजेंडा और आइडिया नहीं है तो आप बीजेपी के एजेंडे को ही फीड करोगे। आपने जरांगे को खड़ा किया जाति के आधार पर मराठों को बांटने के लिए, वो आपके काम नहीं आया। ओबीसी वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ रहा। आपने देवेंद्र फडणवीस को अन्ना पंत कहा, जो कि बाजीराव पेशवा के जमाने में एक ब्राह्मण नेता ने कोई गद्दारी की थी, उसका नाम अन्ना पंत था। तो देवेंद्र फडणवीस को अन्ना पंत बताया गया इलेक्शन कैंपेन में। बीजेपी ने कास्ट के आइडेंटिटी को काउंटर करने के लिए उनका नाम देवा भाऊ दिया इलेक्शन में। और बीजेपी तो जो ब्राह्मण के नाम पर जो एक विलेन क्रिएट करने का प्रयास किया गया था देवेंद्र फडणवीस को, वो ठंडा हो गया। और एक बात जो यूपी में हुई है कि जाति के नाम का जो पेंडुलम था जो हमेशा हिलता रहता था दाएं बाएं, बीजेपी ने उस पेंडुलम को महाराष्ट्र में स्थिर कर दिया। यूपी में उन्होंने 14 में स्थिर किया, 17 में किया, 19 में किया, 22 में किया, 24 में फिर हिलने लगा तो उनकी सीटें कम हो गई। तो जाति का जो पेंडुलम है वो बीजेपी ने स्टेबल कर दिया है महाराष्ट्र की राजनीति में। और अब जो बंबई नगर महापालिका का जो चुनाव होने वाला है वो तय कर देगा उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या होने वाला है। और मेरा मानना है कि एकनाथ शिंदे जो दबाव बना रहे थे वो भी आने वाले दिनों में कुछ महीनों में जो 15 बड़े शहरों का जो चुनाव होना है उसको लेकर के ही दबाव बना रहे थे। और ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का दबाव भी उसी लिए बन रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जो बैकबोन है वो बंबई नगर महापालिका ही है। और आपको मालूम है तमाम कोर्ट के झगड़ों के चलते कई सालों ये चुनाव डिले हो चुके हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति का मुझे केवल यदि आपकी अनुमति मैं एक बात कह दूं, 90s में जब बीजेपी सत्ता में आ गई थी तब प्रमोद महाजन ने अटल जी से कहा कि शिवसेना से बात करनी चाहिए अलायंस के लिए। तो अटल जी ने बहुत महत्व नहीं दिया, तो उन्होंने अडवाणी जी से बात की। अडवाणी ने कहा गो हेड जाओ। तब टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टून छपा था कि छोटी सी टिपाई में एक है, उस पे बैठे हैं प्रमोद महाजन, और एक कुतुब मीनार से भी ऊंची कुर्सी है उसके ऊपर बैठे हुए हैं बाला साहब ठाकरे, और उसके बगल में लिखा हुआ है सिट, आओ बैठो। ये गैप था। तो बीजेपी ने 25-26 सालों में, 30 सालों में इस गैप को एकदम उलट दिया है। और अब भी अगर एकनाथ शिंदे को समझ में नहीं आ रहा है और उनको लगता है कि वो बीजेपी से बार्गेन कर सकते हैं विद ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, तो मेरा ख्याल है कि उनको अपने एडवाइजरों को बदलने की जरूरत है। तो ये आज बात साफ हो गई है। अब वो बीजेपी को बार्गेन नहीं कर सकते, वो बीजेपी के ऊपर दबाव डालने की राजनीति जो बाला साहब ठाकरे कर सकते थे वो ये नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है उनके अंदर 2 साल में एक अजीब सा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ गया है, बहुत जल्दी आ गया है। हमारे अखिलेश जी में तो खैर सीएम बनने के पहले ही आ गया था, इनमें भी उतनी ही जल्दी आ गया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति अब कुछ भी कर लें, जिस तरीके से जो अस्थिरता उसने झेली है पिछले 5 साल में, वो अध्याय अब दोहराया नहीं जाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में। कांग्रेस चाहे आए चाहे ना आए, उद्धव ठाकरे, हाँ जो उनके नेता हैं वो संजय राउत,
वो रोज जलीकटी भाषा में बोलेंगे, उनका अखबार सामना रोज एक संपादकीय लिखेगा और बीजेपी को जलीकटी गालियां देगा। ये काम वो पिछले 5 साल से कर ही रहे थे और वो कंटिन्यू करेगा। और लेकिन और सबसे जो चीज आएगी आनंददायक आने वाले दिनों में, जब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार तीनों यदि मिलेंगे तभी वो एक उम्मीदवार अपना राज्यसभा के लिए जितवा पाएंगे। तीनों में एक भी अकेले नहीं है कि राज्यसभा में अपना एक भी उम्मीदवार जितवा पाए। तो अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये फडणवीस बड़े चतुर खिलाड़ी हैं। वैसे ओंकार जी, मेरे हिसाब से आज की हाईलाइट जानते क्या थी? आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसकी हाईलाइट मेरी ये थी कि लोकसभा चुनाव के बाद आज पब्लिक में पहली बार अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आमने सामने थे और उनमें बड़े नमस्कार हुआ। तो ये भी एक घटना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया का एक पार्ट है जो इसको लेकर के हल्ला मचाता रहता है और इश्यूज को जो है वो राई को पर्वत बनाता रहता है। तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बनाना चाहिए। अगर उससे टीआरपी मिलती है तो अच्छी बात है। पर हाँ, ठीक है, वो उनका हक है, मीडिया वालों को ये करना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता कि सब कुछ नॉर्मल ही है, कुछ ना कुछ तो होगा, तभी इस तरह की बातें भी की जाती हैं। लेकिन वो बियॉन्ड द लिमिट कभी चीजें गई नहीं हैं और जाएंगी भी नहीं, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो चीजों को बैलेंस करना जानते हैं और कब चीजों को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, वो भी अच्छे तरीके से वो जानते हैं। आप भी और बहुत सारे लोग उन घटनाओं का चर्चा करते हैं जब ये 2 उप मुख्यमंत्रियों के कुछ बयान ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड आए थे और उससे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था और उससे अमित शाह को जोड़ा जाता है कि भाई ये मौर्य साहब जो हैं, चूंकि उनके ज़्यादा करीब हैं और केंद्र सरकार बनने के बाद वो दिल्ली में पड़े रहे थे तकिया लेकर के कुछ दिन तक, तो इसलिए शायद वहां से ये इशारा हुआ है। पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली की राजनीति को बहुत करीबी से देखता रहा हूं संजय जी, और मैं ये भी जानता हूं कि जो टॉप लीडरशिप होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, मैं लोकसभा भी कवर करता रहा हूं और मैंने एआईसीसी कवर की है, यानी कांग्रेस पार्टी कवर की है। भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट मैंने कवर नहीं किया, लेकिन चूंकि उस समय होम मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी थे और मैं होम मिनिस्ट्री भी कवर करता था, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भी रीति नीति जानता हूं। और मैं ये भी नहीं कहता कि हर दौर में एक ही जैसे लीडर रहते हैं या उनकी अप्रोच एक ही जैसी रहती है। अडवाणी जी की अप्रोच अलग तरह की हो सकती है, अमित शाह की अलग तरह की हो सकती है, पर कभी भी जो टॉप लीडरशिप है और जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है, वो इस तरीके से राज्यों में असंतोष पैदा करने के लिए या किसी के खिलाफ किसी के जरिए बगावत करवाने के लिए कोई खेल खेलेगा और वो किसी की समझ में नहीं आएगा, ऐसा होता नहीं है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी में ये रोग उस तरीके से नहीं लगा है जैसा कांग्रेस में हमने बहुत नजदीकी से देखा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी एक अनुशासित दल बना भी हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ जब भी दिल्ली आते हैं तो बाकी लोगों से जो उनकी मुलाकातें होती हैं, अमित शाह से वो जरूर मिलते हैं। उनकी दिल्ली की जब भी इस तरह की विजिट होती हैं, चाहे वो राष्ट्रपति से मिलें, प्रधानमंत्री से मिलें, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सब से मिल करके ही जाते हैं, राजनाथ सिंह वगैरह से मिल करके ही जाते हैं। तो उनकी तरफ से सबका सम्मान होता है। इस चुनाव प्रचार में हरियाणा वाले में भी, महाराष्ट्र वाले में भी और उत्तर प्रदेश के जो 9 सीटों के उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी जो हम कंटेंट देखते हैं भाषण का, योगी आदित्यनाथ का, तो उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे और तमाम जो दूसरे मामले हैं वो उठाए, प्रमुखता से उठाए। उसका असर हमें हर जगह देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में भी उसके परिणाम देखने को मिले हैं, हरियाणा में भी देखने को मिले हैं और महाराष्ट्र में भी देखने को मिले हैं। झारखंड में स्थितियां परिस्थितियां एकदम ही अलग हो गई थी। वहां एक ऐसा कैरेक्टर और एक ऐसी पार्टी आ गई जिसने एक हिस्सा जो है वो काटा वोटों का, और भारतीय जनता पार्टी तो आ को गया सर।
जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला और वो लगभग एक तरफा सा ही चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पक्ष में हो गया। तो कहने का आशय ये है कि योगी आदित्यनाथ की आज जो पोजीशन भारतीय जनता पार्टी के भीतर बन गई है, हायरार्की में भी अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ, अगर हम वहां का देखें, चंडीगढ़ का जब शपथ समारोह हो रहा था पंचकुला में, तो योगी आदित्यनाथ की सीट कहाँ लगाई गई थी। और यहाँ भी नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू ऐसे जो टॉलेस्ट लीडर हैं इस समय एनडीए के, उनके साथ वो बैठे हुए थे। तो योगी आदित्यनाथ की आप ना तो इस समय अनदेखी कर सकते हैं, ना वो अनदेखी करने देंगे। आज वो इस पोजीशन में आ गए हैं, उनकी हर जगह डिमांड है और ये टॉप लीडरशिप बहुत अच्छे तरीके से समझती है। नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की सेकंड नंबर पर डिमांड होती है पूरे देश में तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। तो जिस जेस्चर का, जिस मुलाकात का आपने जिक्र किया, मैं एक और पॉइंट बताता हूं जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। मैंने बोला पब्लिक में, मैं प्राइवेट की बात नहीं की जी। तो पब्लिक में आज अमित शाह के चेहरे पर एक खुशी का हमने एक देखा जेस्चर। इसके अलावा जब एंट्री हुई मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हरियाणा का जो चुनाव हुआ था ना, तो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करके निकल गए थे हरियाणा के शपथ ग्रहण में। हो सकता है वो कुछ कैमरे ऐसे लगे होते हैं, उसमें लगता है कि किया होगा, पर मैं ये भी नहीं कहता कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पर आमतौर पर मीडिया चलाता है इन चीजों को, मजे लेता है, चटकारे लेता है, तो उनका हक है। ना, मीडिया ने कुछ नहीं चलाया, चटकारे तो मैं ले रहा हूँ। जी 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 संजय जी, मैं एक बात वीरेंद्र जी, हाँ आप एक बात लोगों को अब ये समझ लेनी चाहिए, जिस तरह की नीतियां नरेंद्र मोदी पे जो नीतियां वो परस्यू कर रहे हैं और जिस तरीके के डेयर डेविल काम उन्होंने किए हैं, डीमोनेटाइजेशन है, आर्टिकल 370 है, या जीएसटी है, या इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे जिस तरीके से यूक्रेन वॉर में इन्होंने जो स्टैंड रखा है भारत का या इजराइल का, गाजा का, तो और जिस तरीके से योगी जी ने यूपी को चलाया है, भारतीय जनता पार्टी शेर की सवारी कर रही है, बीजेपी राइडिंग द लायन, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं और आज उनके बारे में जो कहा है संबित पात्रा ने, तो उसके बाद लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि योगी और अमित शाह के बारे में जिस तरह की हल्की बात बीजेपी के लोग भी करते हैं, उनको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। यू आर राइडिंग द लाइन, और जिस तरीके से आपने ये आपके बिडेन डेमोक्रेट सरकार को 4 साल झेला है, सीए हो गया या वो तो बाद में हुआ, फार्मर्स एजिटेशन हुआ, सीए हुआ, रोज नया बवाल हो रहा है, पंजाब में बादल के ऊपर हमला हो गया, और भी कई घटनाएं कल हुई हैं पंजाब में, दिल्ली में 2 बार जो है विस्फोट की घटनाएं हो चुकी हैं, और टिकैत ने जो ड्रामा करने का प्रयास किया कल ग्रेटर नोएडा में, और उसके बाद जो हर तरफ से सबवर्जन की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो मणिपुर में हो रहा है, उस सब को देखते हुए बीजेपी कैन नॉट अफोर्ड दी लग्जरी ऑफ पावर स्ट्रगल लाइक दिस, जो हम पिछले साल भर से सुन रहे हैं अमित शाह और योगी के बीच में। योगी भी तो शेर की सवारी कर रहे हैं, ये कोई आसान काम है चलाना? ये क्या संभाल लेंगे आपके केशव मौर्य और ये ब्रजेश पाठक? दे आर जोकर्स। कोई है इनके पास रिप्लेसमेंट? और सबसे ज्यादा जिन लोगों को योगी से परेशानी है, उनको एक बात का जवाब देना चाहिए, क्या बीजेपी हाईकमांड ने 2017 में योगी का मुख्यमंत्री पद के लिए चयन जाति के आधार पर किया था? बिल्कुल नहीं किया था। योगी की जो हिंदुत्व की राजनीति में जो प्रोफाइल है, जो योगदान है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो स्टैंडिंग है, उसके आधार पर किया था, और पिछले 8 साल में योगी ने उसको सार्थक करके दिखाया है। ये सबसे बड़ी वजह है। तो ये और बीजेपी हाईकमान को शायद ये समझ में आ गया। अब की बार यूपी असेंबली के बाय इलेक्शन में 9 सीटों में 7 सीटें बीजेपी ने जीती है, तो कोई भी उनको खुला हाथ दिया गया था। और कुंदर की ऐसी सीट में जहां पे मुसलमानों का वोट मिल गया बीजेपी को, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट की शायद जमानत भी जब्त हो गई। तो ये सब जमानत जब्त हो गई जी, ये सब जो चमत्कार हुआ है, ये सब आसान काम है। यूपी का सिंहासन 32 में कोई अगर बैठता है, और प्लस यूपी में जैसा मैंने कहा, जो जाति का पेंडुलम है, इसको स्थिर रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। और आपने जो है उसको 4 चुनाव में स्थिर रखा, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा में।
लेकिन 24 में वो फिर हिलने लगा और आपने देखा क्या परिणाम हुए। तो आप चाहते हैं कि अगर वो पेंडुलम स्थिर रहे और यूपी में 27 में ठीक हो और उसके बाद 29 भी ठीक हो, तो ये जो लग्जरी है पावर स्ट्रगल की, इन फाइटिंग की, इसको समय रहते अगर लगाम लग गई है, इट्स गुड फॉर द बीजेपी। जी, ओंकार जी, कांग्रेस को तो आपने बहुत निकटता से देखा है। अब आप मुझे बताएं कि अब ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स अब किस दिशा में जाएगी? क्योंकि जिस चीज़ का उन्होंने लाभ उठाया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, जाति जनगणना, ये तो महाराष्ट्र में इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि कुछ पूछिए मत। संजय जी, एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी विरोधी दूसरे राजनीतिक दल, जिनमें बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी शामिल हुआ करते थे, वो कहते थे कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये अगर केंद्र की सत्ता में आ गए तो देश टूट जाएगा, एकता और अखंडता को बहुत बड़ा खतरा है, ये मुसलमानों को उठा करके देश से बाहर फेंक देंगे, पता नहीं कहाँ, अरब सागर में फेंक देंगे या खाड़ी में फेंक देंगे। कुछ हुआ क्या? अटल जी भी रहे हैं इस देश के करीब करीब 6 साल प्रधानमंत्री, और अब पिछले करीब करीब 11 साल से नरेंद्र मोदी जो हैं, 10.5 साल से तो हैं ही, वो प्रधानमंत्री हैं। आज तक तो मुसलमानों को उठा करके अरब सागर में नहीं फेंका गया है, या किसी तरह की कोई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें किसी तरह का कोई पक्षपात किया गया हो। घर बन रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं, गैस के कनेक्शन दिए गए हैं तो सबको मिले हैं, मुसलमानों को भी मिले हैं। अगर बिजली के कनेक्शन हैं तो सबको, पानी सबके पास जा रहा है, सड़कें सबके चलने के लिए हैं, रेलगाड़ी सबके लिए है, फ्लाइट सबके लिए हैं, तो कोई भेदभाव नहीं है। तो जिनको पॉलिटिक्स करनी है वो पॉलिटिक्स करेंगे, और इनको कोई ना कोई एक मैं तो ये पूछ रहा कोई हूँ कि जो डायरेक्शन इन्होंने लिया था पॉलिटिक्स का, जो कर रहे थे, क्या उसी डायरेक्शन पे चलेंगे या कोई आपको लगता है कि कोई चेंज वेंज कर पाएंगे? खास तौर से जब इनका सोरोस वगैरह जो है, वो उनकी जो सत्ता है, वो ट्रंप के आने के बाद में वो थोड़ी सी संकट में आएगी। संकट ट्रंप के आने से या जाने से या बाइडेन के आने या जाने से नहीं आएगी, राहुल गांधी के रहने से आएगी। राहुल क्या गांधी बात कर रहे हैं किसी आप? राहुल गांधी तो हमारा हीरा है। राहुल गांधी किसी की सुन नहीं रहे हैं, उन्होंने अपनी मम्मी की भी सुननी बंद कर दी है। पहले जो शुरू में जब वो पॉलिटिक्स में आए थे तो मम्मी कुछ कुछ मुद्दों पर डांट डपट करके उनको सीधा कर देती थी। अब वो अपनी मम्मी की भी नहीं सुनते हैं, वो मम्मी पे भी हावी हैं। वो 5वीं बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं संजय जी, इतने वरिष्ठ हो चुके हैं, अब वो मम्मी के भी नेता बन चुके हैं। इसलिए बाकी तो किसी की औकात ही नहीं है पार्टी के भीतर। तो वही तय करते हैं अपने ट्वीट से कि विदेश नीति क्या है, वही तय करते हैं अर्थ नीति क्या है, वही तय करते हैं रक्षा नीति क्या है, वही तय करते हैं कि साहब जॉर्ज सोरोस का एजेंडा चलाना है या कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी में जो डिस्कशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग पार्टी को आगे बढ़ाना है। बल्कि अब तो सीडब्ल्यूसी भी हैक हो चुकी है इनके हाथों। जी 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 इन्होंने एक तरीके से उसको अपने कब्जे में कर लिया है, बंधक बना लिया, हाईजैक कर लिया है। तो ये तय करते हैं कि क्या होना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के भीतर किसी तरह का कोई किसी भी मुद्दे पर रीथिंकिंग होगी, या जो एक गलत ट्रैक पकड़ लिया है पार्टी ने और राहुल गांधी और उनकी बहन जी ने, वो किसी सही ट्रैक पर आएंगे, मुझे नहीं लगता। पार्लियामेंट को हर बार जिस तरीके से इनको बर्बाद करना है, डिस्ट्रॉय करना है, बंधक बना करके छोड़ना है, वो तो ये खेल 2014 के बाद से लगातार करते आ रहे हैं। और शुरू शुरू में जब ये मामले उठाए जाते थे, मीडिया इनको घेरता था, तो कहते थे कि नहीं नहीं, वो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी ने तो 13 दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी। चलो भाई, उन्होंने 13 दिन नहीं चलने दी, आप 20 दिन मत चलने दो, लेकिन उसके बाद तो चलने दोगे कि नहीं चलने दोगे? लेकिन नहीं, हर सेशन से पहले, आज तो लोकसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने, राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने और लोकसभा में निशिकांत दुबे ने इनके पूरे कच्चे चिट्ठे खोल करके रख दिए कि साहब आप
हर सेशन से पहले कभी पेगासस, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी मणिपुर, कुछ ना कुछ आप लेकर के आते हैं और पूरे सेशन को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये टूल किट किसकी चल रही है, किसके इशारे पर ये सब चल रहा है? और सुधांशु ने तो ये भी कहा कि भाई जब से 2047 में हम भारत को विकसित देशों की पांत में ले जाकर के खड़ा करने का संकल्प ले चुके, उसके बाद से तो बिल्कुल ही एक नियोजित तरीके से चीजों को डिरिल्ड करने की कोशिश है। यहाँ के उद्योगपतियों को अर्थव्यवस्था का चौपट करने की पूरी एक राह पर जो है चल निकली है। और ये सारा कुछ किसके इशारे पर चल रहा है? उसमें डीप स्टेट की कितनी भूमिका है? और डीप स्टेट के टूल के रूप में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल कितना इन्वॉल्व हैं, कितना वो उनके हाथों में खेल रहे हैं। पर मेरा कहना यहाँ भी ये है कि सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में जो कह रहे हैं, निशिकांत दुबे लोकसभा में जो कह रहे हैं, केवल बयान देने तक सीमित मत रहिए। अगर आपके पास वाकई इस तरह की चीजें हैं तो आप उसमें आगे बढ़िए और कार्रवाई करिए। लेकिन वो तो एसेट है। चौधरी साहब, आज एक बात कही है सुधांशु त्रिवेदी ने, अपने वतन पर सदियों तक रही है हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ये अब इससे समझ लीजिए, ये 2 लाइन का जो शेर है सारी कहानी कह देता है। मैं तो इसमें ये कहता हूँ, आप दोनों लोगों से निवेदन है, आप लोग कृपया इस पर टिप्पणी करें कि अभी तक यानी 2024 तक तो भारतीय जनता पार्टी ये सोचती थी कि भाई जब तक राहुल गांधी है तब तक उनको कोई संकट है ही नहीं। तो 2024 में थोड़ा सा इनको झटका लगा, तब इनको लगा कि यार ये आदमी जो है ये केवल पप्पू नहीं है, ये शातिर भी हो सकता है। तो उसके बाद कुछ इन्होंने करना आरंभ किया, वरना तो ये तो बड़े मजे से बैठे थे कि जब तक भाई राहुल गांधी है तब तक हमें कोई खतरा नहीं है। वो कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करके और पलीता लगा लेगा अपने आप। संजय जी, 2024 से पहले ये जॉर्ज सोरोस के डिपार्टमेंट से भेजी गई इंफॉर्मेशन और सलाहों पर काम नहीं कर रहे होंगे। 2024 में इनके भी चुनाव प्रचार का कंटेंट देख लीजिए, और अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति थी और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी, उनके भाषण का भी कंटेंट उठा के देख लीजिए, दोनों का सेम ही था। तो दोनों को एक ही जगह से गाइड किया गया है और इसलिए ये यहाँ रायता फैलाने में सफल हो गए। लेकिन सर, डीप स्टेट का जो बैकअप है वो तो अगले महीने समाप्त हो जाएगा राहुल गांधी को। और डीप स्टेट तो आने वाली है। भट्ट साहब, मुझे लगता नहीं कि डीप स्टेट को इतनी आसानी से ट्रंप प्रशासन खत्म कर पाएगा। हाँ, उसकी तीव्रता कम हो सकती है, उसकी गतिविधियों पे थोड़ा सा अंकुश लग सकता है, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि उसको आसानी से आप ना तो उस तरीके से खत्म कर सकते हैं। और हाँ, ठीक है, कुछ नियुक्तियां हुई हैं और जो नौकरशाही है उसको भी एक तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास ट्रंप साहब कर रहे हैं। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, जो इतना ताकतवर है, उसको नियंत्रित करना, सीमित करना बहुत कठिन चुनौती होगी ट्रंप साहब के लिए भी। जो फाइव आइज हैं, जो एंग्लो सैक्सन मीडिया है, अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और जो एंग्लो सैक्सन मीडिया है, ये अभी कॉलोनियल हैंगओवर से मुक्त नहीं हुआ है। और ये मान लेना कि ये कभी आपके मित्र हो जाएंगे आने वाले 20 सालों में भी, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। एक परिवर्तन तो आएगा यहाँ पर, जो है वो एंटी डीप स्टेट जो लोग हैं उनको की पोजीशंस पे बैठा दिया है। जैसे डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो तुलसी गैबर्ट को बनाया है, तो तुलसी गैबर्ट जो है वो 18 स्पाई एजेंसीज को की ओवरसाइट करेंगी। 18 स्पाई एजेंसीज, जिसमें CIA भी है, FBI भी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है उनकी, वो सब है उसके। दूसरी बात, जो डायरेक्ट अफेक्ट करने वाला है इस खास तौर से जो भारत के संबंध में या जो सोरोस के संबंध में या OCCRP जिसकी बात हो रही है, तो OCCRP की जो फंडिंग कर रखी है वो स्टेट डिपार्टमेंट ने और USAID ने कर रखी है। इनके ऊपर डायरेक्ट जो है वो डिक्लेयर्ड इनके ऊपर असॉल्ट होने वाला है
डोज का, यानी एलन मस्क और विवेक रामास्वामी का। और उसके बाद जिन लोगों ने और तमाशे कर रखे हैं, उसपे FBI का होने वाला है, वो काश पटेल बन गया। तो जो बैठाला है, जो स्ट्रक्चर बनाया है ट्रम्प ने, उससे तो ये दिखता है कि कम से कम ये जो डेली इंटरफेरेंस वाला जो नाटक होता था दूसरे देशों में, वो तो डिसमेंटल होगा ही होगा। क्या कहते हैं आप वीरेंद्र जी? तो बिल्कुल ये एक फर्क तो आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहां के डेमोक्रेट्स हैं, वो जिस तरीके से वोकिज्म को प्रमोट कर रहे थे और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने का जो कमिटमेंट है, ये द मैनियक मार्क्सिस्ट एंड द ल्यूनाटिक लेफ्ट जो बोलता है, तो ये जो वोकिज्म को अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कंट्रोल किया, काबू में किया, उसको डिस्करेज किया, तो उसका सीधा लाभ भारत को मिलेगा। और ये उनको भी मालूम है कि उनके अपने सर्वाइवल के लिए जो वोक एस्टेब्लिशमेंट है, उसको डिसमेंटल करना, उसको उसको कमजोर करना, या एटलीस्ट उससे कोई किसी किस्म का एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करना उनके सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है। इसका बाई इम्प्लीकेशन लाभ इंडिया को मिलेगा। और वोकिज्म के चलते आप देखिए भारत में वोक लॉबी कितनी मजबूत हुई है। इवन हमारे जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश साहब थे, वो भी LGBTQ के बारे में लगातार 6 दिन जो है, लगातार 5-5 दिन वो उन्होंने हियरिंग की है और होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया है। और वो जो सौरभ कृपाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए वो कितना बेकरार थे, वो सफल नहीं हो पाए। तो वोकिज्म जो है, और इस बार के विजय दशमी के अपने भाषण में संघ प्रमुख ने साफ साफ कहा है कि वोकिज्म जो है बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो वोक एस्टेब्लिशमेंट है, जो इनकी पावर है, और शायद आपने इंटरव्यू भी किया है, जो जो इंडियन जर्नलिस्ट है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, असरा नोमानी, उन्होंने किताब भी लिखी है कि कैसे वोकिज्म अमेरिकन डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो वो, और वोकिज्म इंडिया में रियल थ्रेट है। अब वो दिल्ली के बाहर क्या, अब लखनऊ में दिखती है। तो ये यही अपने आप में बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा जो इंडियन पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज करेगा। और यही वोक एस्टेब्लिशमेंट तो राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत है आज की तारीख में। और इसके बाद है क्या इनके पास? तो और इनको केवल एक ही काम करना है, डिस्टेबलाइज करो, हर चीज को डिस्टेबलाइज करो, हर हर जगह एनार्की पैदा करो, कहीं कोई चैन से रह ना पाए। इनको बेसिक तमीज नहीं है, ये समझ नहीं है कि जो अडानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इतना लंबा होता है जेस्टेशन पीरियड कि कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उसमें पूंजी फंसाने के पहले 10 बार सोचता है। ये काम केवल अडानी कर रहा है। जिस तरीके से केरला में विंझिन्झम पोर्ट जो है, जो पूरा हुआ है, और जिस तरीके से CPM जो है अडानी के पीछे हुई है, अभी हमारे पास जो है 50,000 से 1 लाख टन के जो जो शिप हैं, उनको अनलोड करने की क्षमता ही नहीं थी। वो शिप हमारे अनलोड होते थे कोलंबो में, सिंगापुर में, उसके बाद होता था। तो ट्रांसशिपमेंट का बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा, का जो हमारा खर्चा था, वो खत्म हो जाएगा। और केरला की CPM गवर्नमेंट पूरी ताकत से खड़ी है अडानी के पीछे। ममता बनर्जी भी अब खड़ी हो गई हैं। तो ये केवल और जितना काम अडानी पावर ट्रांसमिशन के काम में कर रहा है, के सेक्टर में जो काम कर रहा है, ग्रीन एनर्जी के जो आदमी काम कर रहा है इंडिया में और USA में, और जिस तरीके से अडानी का इन्वेस्टमेंट है, और उससे चाइना की कंपनियों को खतरा पहुंच रहा है जो अमेरिका में एक्टिव हैं, उसमें जियो बिडेन का पैसा लगा हुआ है। इस नाते जो सब ड्रामा हो रहा है, और US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ये लगा है कि अडानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों को पैसा देने की सोच रहे थे या प्लान कर रहे थे, और उस पर चार्जशीट दाखिल हो गई। आपके मन में क्या चल रहा है वही आरोप बन गया। तो ये इतने फ्लिमजी ग्राउंड पे जो है खामखा ये जो इशू बनाए जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये भी जो है अगले महीने इशू सेटल हो जाएगा। ये जो DOJ का, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो तमाशा है, तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करेंगी। और ये जो कहना है कि ब्रिक करेंसी वालों के ऊपर मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, ये सब जो है ग्रैंड स्टैंडिंग है, पोजिशनिंग है। और ये सत्ता के आने के पहले ये रेटरिक्स हैं, इस तरह के बयान दिए जाते हैं, इनका कोई बहुत मतलब नहीं है। और इंडिया ने बहुत बार साफ किया है कि हम ब्रिक करेंसी के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। और चूंकि ब्रिक करेंसी बनेगी, इसका मतलब डॉलर के डोमिनेशन को छोड़ करके आप चाइना करेंसी के डोमिनेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ब्रिक करेंसी ये अभी बहुत दूर का आइडिया है
केवल जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का जो स्विफ्ट का जो सिस्टम था, उसका अल्टरनेट डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान में तो यहां तक कहा जा रहा है कि जो इंडिया का यूपीआई है वो फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म है, उसको ये लग रहा है। तो ये मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा होगा, और बाय एंड लार्ज एक स्टेबिलिटी आएगी। और जितने भी जो राहुल गांधी ने पिछले 5 साल में इंडिया में सबवर्जन के और स्टेबिलिटी को हर्ट करने के लिए या डिस्टेबलाइज करने के लिए जितने काम किए गए हैं पिछले 5 साल में, वो अब वो 25, 26, 27, 28, 4 सालों में मुझे लगता नहीं कि अब इतना आसानी से कर पाएंगे वो। और प्लस जो सीटें कम हुई थी लोकसभा में, वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो राहुल गांधी कहते थे कि हमने नरेंद्र मोदी का हमने आत्मबल तोड़ दिया है, हमने उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, मोदी कमजोर कर दिया है। अब ये नहीं कहते हैं कि हमने मोदी के आत्मबल को तोड़ दिया है, मोदी को हमने कमजोर कर दिया है, मोदी की सरकार कमजोर है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने वो सब कंपनसेट कर दिया है। और लोकसभा का चुनाव वो वन टाइम फ्रीक, वो एक फ्रीक हो गया। और वो जो है वो कोई स्थायी घटना नहीं है। इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट शिफ्ट नहीं आया है। समाजवादी पार्टी की जो 37 सीटें आ गई हैं, उनको समझ में आ गया कि 6 महीने में क्या हुआ, 9 सीटों में बाई इलेक्शन हुआ और वो केवल 2 में सिमट गए। तो ये चीजें इतनी और जब से योगी जी ने जो कमान संभाली है लोकसभा चुनाव के बाद, और अगस्त में बांग्लादेश की घटनाओं के बाद जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को धार देना शुरू किया है, अखिलेश यादव को तो समझ में नहीं आ रहा कि वो पॉलिटिकली कैसे फाइट करे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि संभल का दंगा तो डीएमएसपी ने प्री प्लान करके कराया था। इतना तो रेकलेस आरोप आज तक किसी को का मैंने नहीं सुना। यूपी में 80 के दशक में इतने दंगे हुए, मेरठ में दंगे हुए, अलीगढ़ में हुए, 92 में डेमोलिशन के बाद जो है नंगा कानपुर में हुआ था और भी जगह हुआ था, लेकिन कभी इतने गैर जिम्मेदार तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति ने जो 5 साल जो यूपी का मुख्यमंत्री रहा हो, वो ये कहे कि डीएमएसपी ने प्री प्लान करके दंगा कराया। दिस इज ये बड़ी हैरत वाली बात है। तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और मेरा मानना है कि बाय एंड लार्ज जो है ये इन 2 चुनाव के बाद और अमेरिकी चुनाव के बाद जो भारत को जो स्टेबिलिटी चाहिए, चाइना में जो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमने जो है डिसएंगेजमेंट किया है और हम जो है अब जो वो अब अगली फेज में हम जा रहे हैं। इससे भी परेशानी राहुल गांधी को है, कांग्रेस को ये तो सब ठीक हो गया। वरना अब आज से 6 महीना पहले वो रोज ये कहानी बनाते थे कि चाइना ने भारत की टेरिटरी में नया गांव बसा लिया। ये बड़ी पॉपुलर खबर है जो पिछले 4 साल से मीडिया में प्लांट की जाती रही है, कभी अरुणाचल के बारे में और कभी लद्दाख के बारे में। और लेकिन परसों जिस तरीके का बयान लोकसभा में लंबा बयान जो दिया है एस जयशंकर ने, उसके बाद जो है स्थितियां बहुत बहुत साफ हुई हैं। और कांग्रेस के लोगों ने उसमें सवाल जवाब करने का प्रयास किया, जिसको स्पीकर ने साफ मना कर दिया कि ना, मंत्री के स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल जवाब की ना कोई परंपरा है, ना ही कोई नियम है। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है, हरियाणा का चुनाव, फिर अमेरिका का चुनाव और फिर महाराष्ट्र का चुनाव, मेरा ख्याल है ये इट विल गो ए लॉन्ग वे in giving stability to India and American relations. लेकिन बांग्लादेश will remain a big factor, and we should hope कि अगले महीने से यहाँ भी कुछ चीजें बेहतर होना शुरू होंगी। जी, ये तो बड़ा आपने इंटरेस्टिंग एनालिसिस की। क्या कहेंगे ओंकार जी? देखिए 20 जनवरी में अभी 1.5 महीना है। 1.5 महीने में तो बहुत रायता फैलाएंगे बाइडन साहब और डीप स्टेट। हाँ, फैलाएंगे तो, लेकिन आज एक घटनाक्रम हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि आज क्या हुआ कि वो यूक्रेन के लिए और ऑथराइजेशन मांगने गए थे, मनी ऑथराइजेशन। लेकिन स्पीकर ने कहा कि अब भैया जो है वो नई सरकार के आने पे ही पेश करना। तो हाउस में उसने जो है उसको ऑन बोर्ड लेने से ही मना कर दिया स्पीकर ने। अब क्या करोगे आप बताओ? ये तो होगा। उन्होंने सीरिया में खेल तो करवाई दिया। हाँ सर, सीरिया में करवाया, लेकिन वो सीरिया का जो है वो ज्यादा लंबा चल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जितना रायता फैलाना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, बांग्लादेश में फैलाना चाहते हैं,
ये चाहते हैं कि इंडिया प्रवोक हो जाए और इंडिया जो है वहाँ बांग्लादेश पर हमला कर दे या कुछ इस तरह का करे, एक और फ्रंट खुल जाए। पूरी दुनिया में फ्रंट फैलाना चाहते हैं। वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया किसी तरह से, उससे जो है मार्शल लॉ लगवा दिया। ये मतलब बदमाशियों का पूरा इनके पास जो है वो प्लान्स का खजाना है। आज लखनऊ में कांग्रेस ने एक्चुअल में लखनऊ में इनका कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया। कांग्रेस ने आज जो है मोदी हाँ, को सद्बुद्धि देने और हिंदुओं की रक्षा के लिए हाँ, अपने कार्यालय में एक हवन का आयोजन किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ कर नहीं रही है, तो हम हिंदुओं की रक्षा के लिए कांग्रेस ने आज हवन का आयोजन किया अपने कार्यालय में लखनऊ में आज। अच्छा। तो हिंदुओं की और चिंता वो जो करती है। हवन कुंड है संभल वाला, उसके लिए तो कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, वहां तो जाने का प्रयास कर रहे हैं देखने की, लेकिन योगी जाने कहाँ दे रहे हैं उनको। वो तो कहते हैं वहां हवन करने हम जाएंगे, लेकिन योगी जाने नहीं दे रहे। एक और बात पूछनी थी, जो ओंकार जी को विशेष जानकारी होगी। ये मैं देख रहा हूँ कि राकेश टिकैत का एक स्टेटमेंट आ रहा है कि दिल्ली कूच करने से समस्या का हल नहीं होगा और उन्होंने किसानों के प्रदर्शन से दूरी बना ली है। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? नहीं, कल उनके कई बयान आए हैं। अभी तो होगा, अभी हुआ क्या है? पहले कह रहे थे जब उनको हिरासत में लेकर के टप्पल थाने में ले जाया गया, तो वो मीडिया में कह रहे थे, वो वीडियो भी उनका पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर। वो कह रहे थे कि इन्होंने ये आजमाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, और हम भी अब लखनऊ तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अच्छा, रात तक जो है उनके बयान, ऐसा यू टर्न मारा है राकेश टिकैत ने। मुझे लगता है कि लखनऊ वगैरह से, जहां ये भट्ट साहब बैठे हैं, वहां से कोई फोन कॉल आई उनको और उनको हिंदी में समझाया गया कि बेटा, दिल्ली और लखनऊ में बड़ा अंतर होता है। जो एक बार योगी जी ने भी कहा था, वो श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप शायद उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो योगी जी ने कहा था कि ये लखनऊ आएंगे तो इनका स्वागत करेंगे, और हाँ, ये स्वागत दो कहते तरीके से होता है। अगर सीधे किसान बन करके आएंगे तो वैसे स्वागत करेंगे, अगर नेतागिरी करने के लिए आएंगे तो फिर दूसरे तरीके से स्वागत करेंगे। तो राकेश टिकैत को बताया गया होगा कि अगर ये ट्रैक्टर लेकर के लखनऊ की तरफ कूच करने का अगर आपके दिमाग में कोई है, कोई डर्टी थॉट है, तो उसको यहीं टप्पल थाने में ही निकाल दो। टप्पल थाने के परिसर से बाहर लेकर के जाओगे तो कष्ट में होगे। और एक वीडियो और भी, दौड़ते हुए, भागते हुए, पीछे पुलिस भाग रही है, आगे आगे ये राकेश टिकैत भाग रहे, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो वहां पर उत्तर प्रदेश में साहब इस तरह के बयानबाजी देना मेरे विचार से इनको भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए इनके सुर जो हैं वो देर रात तक ही बदल चुके थे। और आज सुबह तो मैं देख रहा था, ये जो नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास और वो पार्क में जो जितने भी ये किसान इकट्ठा हो रहे थे और कह रहे थे कि हमने 7 दिन का टाइम दिया गवर्नमेंट को, उसके बाद तो हम दिल्ली कूच करेंगे, वो तो सब अपने घरों को कूच कर गए। वहां तो सिर्फ पुलिस खड़ी हुई है, वहां तो और कोई है ही नहीं। या तो बैरिकेड दिखाई दे रहे हैं या पुलिस दिखाई दे रही है। सर्दियों में पानी बड़ा अच्छा काम करता है। शाहीन बाग के वक्त आपको ध्यान है वीरेंद्र जी, यहाँ लखनऊ में भी एक इसी तरह का शाहीन बाग किया गया था, अमीनाबाद में किया था शायद ना। हाँ, हुसैनाबाद में किया गया था। हुसैनाबाद तो जो क्लॉक टावर में। हाँ, तो चौक के पास। जी जी, जहाँ बड़े इमामबाड़े के आगे। हाँ, बड़े इमामबाड़े के आगे। तो योगी जी ने तो कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने तो खाली वहाँ पानी डलवा दिया था उस क्षेत्र में, हाँ, उस पुलिस जगह पे। उनके कंबल गद्दे भी पुलिस उठा ले गई थी। हाँ, पानी डलवा दिया था, पानी में बैठो आराम से। वो इतने दिसंबर का महीना था, सारी महिलाएं भाग गई। इतने शालीन, सीधे, सच्चे चीफ मिनिस्टर हैं, वो किसी को कुछ कहते ही नहीं है। पता नहीं क्यों डर जाते हैं। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे और संभल में दंगे के बाद इतना जबरदस्त डेमोलिशन कराया है वहां की नगर पालिका ने, कोई क्यों नहीं कर रहा है।
और एक देखिए, मैंने सबसे तो सुना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ, तो अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट भी नहीं 6 पहुंचे। दिन हो गए नहीं गए अभी तक, 6 दिन हो गया नहीं गए अभी तक वो लोग, क्योंकि वहां ये पूछा जाएगा कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी का लोकस स्टैंडर्ड क्या है, इसका लीगल स्टेटस क्या है, किस हैसियत से आई ये पिटीशन, ये अपने। और एक बात आपने पहले बहुत साफ कर दी है कि जो भी ये कहेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दैट विल बी रिवीजन पिटीशन। और रिवीजन पिटीशन का मतलब तो लोग जानते ही हैं, तो रिवीजन पिटीशन का मतलब ही कोई बहुत बड़ी चीज उसमें नहीं होने वाली है, अगर जाते भी हैं तो। फंस गए बुरी तरह से। आइए चलिए थोड़े दर्शकों के प्रश्न आए, बोल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लॉजिकल ईशान का। लॉजिकल ईशान जी क्या कह रहे हैं, जरा स्क्रीन पे दिखाइए। SPINC is still doing Muslim appeasement after defeat for 10 years from 2014. Do they not know they can't win without Hindu vote? So please tell reason of this. Akhilesh should learn from महाराष्ट्र। अरे भाई, वो तो लड़ ही सारे जो है वो आपस में लड़ रहे हैं अभी तो, अखिलेश और राहुल गांधी मुस्लिम वोट के लिए। देखिए ओवैसी गाली दे रहा है हमारे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी को कि लिफाफे पे ये लिफाफे के मौलवी हैं, इन्होंने मेरे कैंडिडेट को हरवा दिया औरंगाबाद से। अच्छा। वो गाली दे रहा है, बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाली दी है उसने मौलाना सज्जाद नोमानी को। तो नेक्स्ट सेंटर स्पॉट। अन्नाजी पंत थोरले बाजीराव पेशवे का समय नहीं था, छत्रपति संभाजी के महाराज के हाँ, साथ। ये बात सही कह रहे हैं ये सर, यही है, ये सब कहा गया था चुनाव के दौरान। संतोष करके रहा, ईवीएम फर्जी बयान पर आयोग द्वारा कोई सख्त कार्रवाई, नोटिस वोटिस तो दिया है शायद कुछ, FIR भी लॉन्च हुई है। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो भाई मिलना चाहिए ना इनको। ये सोचते हैं कि कुछ भी कह के निकल जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट कार्तिक गद्दाम, संजय जी आपका रिसर्च मटेरियल से ही बीजेपी एमपीज आर एक्सपोजिंग पप्पू। अच्छा, थैंक यू, मोर पावर टू यू, थैंक्स फॉर सेविंग आवर जनरेशन फ्रॉम दिस नॉनसेंस पप्पू। नहीं, आज तो खैर बहुत साफ कर दिया दो लोगों ने, संबित पात्रा ने भी और सुधांशु त्रिवेदी ने भी, सारी बातें साफ कर दी हैं और ये बात अब आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, 100%। कार्तिक कदम, फालतू में आप अमित शाह जी पे बिल फाड़ा, असली खिलाड़ी तो शिंदे जी निकला। क्या खिलाड़ी निकला? मुझे शिंदे तो क्या नहीं। खिलाड़ी निकला? शिंदे कोई खिलाड़ी नहीं निकला। धैर्य ठक्कर, नमस्ते सर, सिंस कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी won't ally in Delhi, is BJP with a realistic chance or is Congress not a factor? ओंकार जी क्या लग रहा है दिल्ली में? अब लग रहा दिल्ली ही है। देखिए, सब जो ट्रेंड हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से, और अगर दिल्ली का हिंदुत्व भी जाग गया हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह, तो दिल्ली में भी डिफरेंट रिजल्ट नहीं होगा, वही होगा जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ है। जी, नेक्स्ट अग्नीश दास गुप्ता, हु विल बी दिल्ली सीएम फॉर बीजेपी? योर प्रेडिक्शन सीएम? बहुत यही कठिन प्रॉब्लम सवाल है। है, दिल्ली में अगर सीएम प्रोजेक्ट करके चले तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो हालांकि वहाँ की आपकी बात तो बांसुरी स्वराज का भी नाम चल रहा है चर्चा में। अरे जी, नूपुर शर्मा को कर दें, सारा हिंदुत्व हो जाएगा पूरा। केवल लेकिन नूपुर करती नहीं। शर्मा ही एक ऐसा चेहरा है जिसको आगे कर देने से एक बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। जी, नूपुर शर्मा को ले आना चाहिए। हाई टाइम, दिस इज हाई टाइम, यस यू आर राइट। उससे जो है ना वो पूरा नैरेटिव ही बदल जाएगा, पूरा सीन बदल जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। हमने तो कहा था कि यूपी में ले जाके रायबरेली में लड़ा दो, अब भी किसी ने, पहले तो बात भी चली थी लेकिन फिर रह गई, वो आई गई हो गई। तो आइए आज की इस चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी
दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ओंकार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र नाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।